कल आपने पूरी कौम को एक शिकस्त खुर्दा, मायूस, हारे हुए इमरान नियाज़ी का कोई 1.25 घंटे से ज़्यादा तवील तकरीर थी या रोना धोना था, जो भी था वो सुनाया। और जो सबको परेशानी थी और जो शायद इतनी लंबी तकरीर कभी नहीं सुनते, सब सुनते रहे और इंतज़ार करते रहे कि वो पता नहीं कह रहा था कि सरप्राइज़ है, वो सरप्राइज़ देखते रहे। एक चीज़ शायद लोगों के लिए सरप्राइज़ थी कि वो 1 घंटे के बाद उसने कहा कि अब मैं सीरियस बात करने लगा हूँ। मतलब 1 घंटे तक चवलें मारी और फिर कहा मैं सीरियस बात करने लगा हूँ। और फिर सीरियस बात भी जो पर्चा निकाला उसने, और ये भी किसी ने उसको लिख के कहा कि तो ये पढ़ लेना वरना फिर कोई चवल मार देगा। तो जो पढ़ा उन्होंने वो भी आपने सुना सारा। लेकिन जो दिलचस्प बात है कि पहले तो शेख रशीद के लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि वो उसके अंदर एक सलाहियत है, वो झूठ इतने कॉन्फिडेंस से बोलता है, वो झूठी पेशेंटगोई इतनी कॉन्फिडेंस से करता है। हालांकि 30-35 साल हो गए उसको ये झूठ बोलते हुए, गलत बातें करते हुए, और कोई सच साबित नहीं हुई। लेकिन आज भी जब कोई बात करेगा तो सारी मीडिया से बात करती है शेख रशीद ने कहा, जरूर कुछ ना कुछ हो जाएगा। तो अब अगर शेख रशीद के मुकाबले में कोई दूसरा आदमी आया तो इमरान खान है, जो बहुत ही डटाई के साथ झूठ बोलता है और लोग यकीन कर रहे होते हैं कि नहीं ये कुछ ना कुछ करेगा ज़रूर। तो पहले वो उसने कहा मेरे पास कोई ट्रम्प कार्ड है। लोग परेशान थे कि ये कौन सा ट्रम्प कार्ड है। तो वो इंतज़ार होता रहा। फिर वो ट्रम्प जो है वो बदल गया सरप्राइज़ में। सरप्राइज़ का इंतज़ार आप करते रहे तो कल एक नई चीज़ आ गई कि एक ख़त मेरे पास है। अब वो ख़त लोग ढूंढेंगे कि वो कौन सा है जो उसने दिखाया था और आगे चल के बताएगा। उसने कल अपनी तकरीर में नए नए इंकशाफ किए और बताया कौम को, दुनिया को कि जी मैंने तो बहुत कुछ किया है और जो मुझे और आपको नज़र ही नहीं आता है। इस मुल्क के गरीबों को भी नहीं पता चला कि इस मुल्क में कितना अच्छा काम इमरान ने कर दिया है। और इमरान कह रहा है कि पाकिस्तान में बेरोज़गारी तो है ही कोई नहीं, हम तो दुनिया से बहुत बेहतर हैं। मैं सिर्फ कुछ चीज़ें आपको याद कराता हूँ, लिस्ट बहुत तवील है लेकिन उसमें कई घंटे लगेंगे। लेकिन जब इमरान खान हुकूमत में आया था तो कुछ ऐलानात किए थे, बहुत ज़्यादा है, मैं मुख्तसर इस पर करूँगा बात कि 9 जुलाई 2018 को इमरान खान ने अपनी तहरीक इंसाफ का जो मंशूर था वो उन्होंने लॉन्च किया और उसको उन्होंने नाम दिया था रोड टू नया पाकिस्तान। उसमें इमरान ने ये कहा कि पाकिस्तान के 10 साल में जो कर्जे थे वो 6 खरब से 27 खरब हो गए हैं और वो इसमें आकर कमी करेगा। अब 2018 में जब इमरान वज़ीर आज़म बना पाकिस्तान का तो पाकिस्तान के ऊपर कर्जा जो है वो अब ये 27 कह रहा है लेकिन मेरा ख्याल है कि 25 खरब से कुछ ऊपर था। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो ये 42 खरब से ज़्यादा हो गया। 27 पे इसने कहा था कि मैं कम करूँगा और माजी की सारी हुकूमतों ने उसको 27 पे पहुँचाया। इसने जो ये खुद कह रहा है 27 से 42 पे पहुँचा दिया 3.5 बरसों में। एक इसका ये ऐलान था। फिर उसने कहा कि जो पाकिस्तानी करेंसी डीवैल्यू होती है, जब हमारा रुपया डीवैल्यू होता है तो उससे गुर्बत में इजाफा होता है। और उसने कहा कि हम किसी सूरत में भी पाकिस्तानी करेंसी को डीवैल्यू नहीं होने देंगे। और आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो इस वक्त डॉलर जो है वो 182 रुपये से ऊपर जा चुका है। जब गालिबन ये आया था उस वक्त मेरा ख्याल 120 रुपये था शायद, ये एग्जैक्टली मुझे याद नहीं है। लेकिन ये कि दावा ये था कि वो डीवैल्यूएशन नहीं करेगा और डॉलर को मेंटेन करेंगे ताकि गुर्बत में इजाफा ना हो। लेकिन अगर इमरान की बात मान लें कि अगर रुपी जो है वो डीवैल्यू हो तो गुर्बत में इजाफा होता है और आज डॉलर 182 रुपये का है तो गुर्बत में कितना इजाफा हुआ होगा इमरान खान के अपने स्टैंडर्ड के मुताबिक।
फिर उन्होंने कहा कि मैं एक स्पेशल टास्क फोर्स बनाऊंगा जो पाकिस्तान का कौमी ख़जाना लोगों ने लूट कर मुल्क से बाहर रखा हुआ है उसको वापस लाऊंगा। आज 3.5 साल बाद जब इमरान खान की हुकूमत का जनाजा पड़ा जा रहा है तो ये बताइए कि बैरून मुल्क कितना कौमी ख़जाना जो बकौल इमरान खान के मौजूद था, जो पता नहीं किसी ने 200 अरब कहा था, पता नहीं कितना था, उसमें से कितना ये वापस लेकर आए हैं। और इनके अपने, इनके और इनकी जो बाजी हैं उनके ऑफशोर अकाउंट भी निकले, प्रॉपर्टियां भी निकली, अदालत के सामने तस्लीम भी किए गए और फिर एफबीआर में जुर्माना भी जमा कराया गया, लेकिन कार्रवाई कुछ भी नहीं हुई। और ये मैं समझता हूँ कि सबसे बड़ा एनआरओ था जो इमरान न्याजी ने अपनी बहन अलीमा न्याजी को जो है वो दिया था। और ये भी आपके इल्म में है कि इमरान खान ने एमनेस्टी स्कीम जो मुशर्रफ के दौर में आई थी उसमें अपनी प्रॉपर्टी जो है वो वाइट करवाई थी, डिक्लेयर किया था अपना फ्लैट लंदन का इसने, एमनेस्टी दी थी इसने, और वो जो ब्लैक मनी को वाइट करने के लिए मुशर्रफ ने दी थी। उसके बाद इमरान खान खुद कहता रहा कि एमनेस्टी जो लेते हैं वो चोर होते हैं, वो डाकू होते हैं। इन्होंने एक ब्रिलियंट प्रोजेक्ट शुरू किया था, खैर वो उसकी लंबी दास्तान है, मैं उसमें नहीं जाता हूँ, लेकिन उसमें नैब ने 462 मिलियन रुपए की जो है वो इनिशियल इंक्वायरी शुरू की थी। खैर वो तो आपके इल्म है कि उसको सारा दबा दिया, क्योंकि नैब इनके अपने हाथों में था, उससे कुछ नहीं कर सके। इन्होंने 50 लाख मकानात बनाने थे मुल्क में, कितने लाख बने वो आप बता सकते हैं। इन्होंने 1 करोड़ नई नौकरियों का वादा किया था कि हम देंगे, 3.5 वर्षों में नौकरियां तो नहीं दी हैं, बेरोज़गारी में ज़रूर जो है वो उन्होंने इजाफा किया। इन्होंने कहा था कि हम ब्यूरोक्रेसी में और पुलिस में रिफॉर्म्स लेकर आएंगे। मैं ये समझता हूँ कि पीटीआई की इस हुकूमत ने जहाँ जहाँ इनकी हुकूमतें हैं, जितने आईजी तब्दील किए हैं, जितने चीफ सेक्रेटरी तब्दील किए हैं, जितने सेक्रेटरीज तब्दील किए हैं, और जितने और ब्यूरोक्रेट आप देख लें, डिप्टी कमिश्नर्स हों, जितने तब्दील किए, शायद पाकिस्तान की तारीख में किसी हुकूमत ने तब्दील किए होंगे। इन्होंने सबसे बड़ा रिकॉर्ड कायम किया है। तो मैं तो इनको ये नहीं कहता, हुकूमत बराए ट्रांसफ़र पोस्टिंग भी ये है। तो इन्होंने तबादले किए, कहते ये कुछ और थे। इमरान खान ने कहा था कि मैं वज़ीर आज़म हाउस में यूनिवर्सिटी कायम करूँगा, वो तो नहीं हुई, लेकिन एक काम ज़रूर हुआ था कि हैदराबाद की यूनिवर्सिटी का जो इफ्तिताह है, जो तख्ती थी, वो प्राइम मिनिस्टर हाउस में ज़रूर कहीं ना कहीं लगी हुई होगी। वो नहीं हुई, वो इनके सारे नारे ही रह गए। इमरान खान ने ये वादा किया था कि मैं असम्बली में हफ्ते में एक दिन जो असम्बली हो रही होगी, अरकान कौमी असम्बली के सवालात का जवाब दूंगा। जो नॉर्मली क्वेश्चन आवर होता है उसमें इन्होंने कहा था कि वज़ीर आज़म जो है वो जवाब देगा। जवाब देना तो दूर की बात है, इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का शायद सबसे कम इजलास अटेंड करने वाला वज़ीर आज़म है, असम्बली में नहीं आता था। जवाब देना तो दूर की बात थी। इमरान खान ने कहा था मैं पीटीवी को खुद मुख्तार इदारा बनाऊंगा। वो इतना खुद मुख्तार इदारा बन गया है कि कल के जलसे की कैंपेन जो है वो पीटीवी चलाता रहा है। वो पीटीवी नहीं हो गया है, वो पीटीआई हो गया है, पीटीआई टीवी हो गया है। वो उनके उस पे एजेंडे पे चलता रहा है। इमरान खान ने वादा किया था कि वो पूरे मुल्क में बड़े बड़े शहरों में सरकारी अस्पतालों को रिवैम्प करेगा और स्टेट ऑफ द आर्ट हॉस्पिटल्स बनाएगा। सिंध हुकूमत ने तो ये काम ज़रूर किया है, लेकिन मुझे बताया इमरान खान के उसने पाकिस्तान के कितने और किन शहरों में जो है स्टेट ऑफ द आर्ट जो है वो हॉस्पिटल्स बनाए। इमरान खान ने कहा था कि हम गवर्नर हाउस की दीवारें गिराएंगे और आवाम के लिए इसको ओपन करेंगे।
कितने गवर्नर हाउसेस की जो दीवारें हैं वो इमरान खान ने गिराई हैं, ज़रा ये बताएं। इमरान खान ने ये कहा था कि मैं कश्मीर के मसले को हल करूँगा। मसला तो जहाँ था वहाँ होता, तब भी हम शुक्र अदा करते। उसने कश्मीर के मसले को इतना पीछे लेकर चला गया कि शायद इमरान के आते वक्त जो उसका स्टेटस था, उस स्टेटस को लादने के लिए पता नहीं पाकिस्तानी आने वाली हुकूमतों को कितनी जद्दोजहद और कोशिश करनी पड़ेगी। इमरान खान ने ये कहा था कि नरेंद्र मोदी अगर इंडिया में जीत जाएगा तो इससे कश्मीर का मसला आसानी से हल होगा। और इमरान खान ने कुछ रोज़ कबल एक जलसे में ये कहा कि मैं मोदी की खारजा पॉलिसी को सलाम करता हूँ कि उसकी एक आज़ाद खारजा पॉलिसी है और इंडिया की जो खारजा पॉलिसी है वो वहाँ के अवाम के हक में है। इसका मतलब ये है कि इमरान खान ये तस्लीम कर रहा है कि पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी नाकाम हुई है, इसलिए कि अगर हमारी खारजा पॉलिसी कामयाब होती तो भारतीय खारजा पॉलिसी नाकाम होती। इमरान खान जब ये एडमिट करता है कि इंडिया की खारजा पॉलिसी कामयाब है, वो उसको सलाम पेश करता है, वो वहाँ के लोगों के हक में है, तो इसका मतलब ये है कि इमरान खान ये एडमिट कर रहा है ख़ुद बतौर वज़ीर आज़म कि उसकी हुकूमत की खारजा पॉलिसी जो है वो नाकाम हुई है। इमरान खान ने ये वादा किया था, आपको याद है ना, कि जनूबी पंजाब में एक महाज बना था, जनूबी पंजाब सूबा महाज, और उनके साथ उसने जब मीटिंग्स की, उनको अपनी पार्टी में शामिल कराया या उनके साथ इलेक्टोरल अलायंस बनाया, तो इमरान खान ने कहा कि 90 दिन में हम जनूबी पंजाब सूबा बनाएंगे। क्या 90 दिनों में जनूबी पंजाब सूबा बनाने का आगाज़ हुआ? कोई करारदाद आई? अब जब हुकूमत का चल चलाव है, जब वो वेंटिलेटर पर अपनी आखिरी सांसें ले रही है इनकी हुकूमत, तो ड्रामा करके इन्होंने परसों कौमी असम्बली में वो करारदाद जमा कराई। वो करारदाद जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी 2013 में मंजूर करवा चुकी थी सेनेट से 2/3 अक्सरियत के साथ, वो करारदाद। इमरान खान ने ये कहा था कि वो 90 दिन में करप्शन को ख़त्म करेगा। हाँ, ये ज़रूर किया कि पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मर्तबा जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का CPI है उसमें पाकिस्तान का नंबर 140 हो गया। पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं हुआ। इसका मतलब ये है कि इमरान खान ने जो करप्शन को ख़त्म करने का दावा और वादा किया था, बजाय करप्शन को ख़त्म करने के, इमरान खान के दौर में पाकिस्तान में करप्शन में इजाफा हुआ है। इमरान खान ने यह कहा था कि वो पैमरा को भी खुद मुख्तार इदारा बनाएगा। पैमरा को चैनल्स को कंट्रोल करने का एक हथियार बनाया इमरान खान। तो दूर की बात है, उनकी एहलिया जिनके मुतल्लिक अभी आपको कुछ दिनों में बड़े बड़े इंकशाफात मिलेंगे, अगर उनके मुतल्लिक किसी ने यह भी कह दिया कि जी वो नाराज़ होकर चली गई हैं, जो कोई ऐसी बात नहीं, मियाँ बीवी में नाराज़गियाँ होती रहती हैं, नाराज़ होकर चली गई हैं, उस पर भी टीवी चैनल्स के ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ की गई। अगर किसी ने रेहाम खान की किताब का हवाला दे दिया, उस पर भी टीवी चैनल्स को बंद कर दिया गया। उस हवाला देने वालों के ख़िलाफ़ झूठे केसेस बनाए गए, मोहसिन बेग के ऊपर तशद्दुद किया गया। ये इसने ख़ुद मुख्तार तो नहीं बनाया, उसको एक ड्रैकुला ज़रूर बना लिया मीडिया के लिए, पैमरा को उसने। इमरान खान ने वादा किया था कि वो हुकूमत में आने के बाद कराची के शहरियों के लिए डिसैलिनेशन प्लांट लगाएंगे। मुझे बताइए कि वो कहाँ लगा। इमरान खान ने इकनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल बनाई थी, वो कहाँ गायब हो गई। इमरान खान ने कहा था कि वो एक कंपनी बनाएंगे, सरमाया पाकिस्तान लिमिटेड, और वो कंपनी इस मुल्क के जो बड़े बड़े इदारे हैं जो हमारी मईशत के ऊपर बोझ बने हुए हैं, जिसमें PIA का जिक्र था, स्टील मिल का जिक्र था, और बहुत सैकड़ों के हिसाब से ऐसे इदारे थे,
उन्होंने कहा कि ये कंपनी उनको रिवाइव करेगी। मुझे बताइए कि सरमाया पाकिस्तान कंपनी ने पाकिस्तान के कितने इदारे जो हैं वो रिवाइव किए हैं। इमरान खान ने स्टील मिल में आकर लोगों से कुछ वादे किए थे और ये कहा था कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने स्टील मिल को बंद कर दिया है, तबाह कर दिया है। इमरान खान आएगा तो वो स्टील मिल को बहाल करेगा। उसकी निजकारी की मुखालफत की थी इसने। आज सवाल ये पैदा होता है कि 3.5 बरस बाद जब इमरान खान का चल चलाव हो रहा है तो स्टील मिल के साथ किए गए उनके वादे कहाँ हैं। इमरान खान ने कहा था कि हम हुकूमत में आएंगे तो ये जो प्रोटोकॉल कल्चर है उसको हम ख़त्म करेंगे। आज मुझे ये बताइए कि इन 3.5 बरसों में जो इमरान खान खुद हो या इनके कैबिनेट के मिनिस्टर्स हों, इनके और सरकारी एहलकार हों या इनके वो अनइलेक्टेड जो कैबिनेट के मेंबर्स बना दिए गए, जिनके पास रूल्स के मुताबिक तो ये भी इख्तियार नहीं है कि वो पाकिस्तान का झंडा गाड़ी पे लगा सकें। वो झंडे भी लगाते हैं, पूरा प्रोटोकॉल भी इंजॉय करते हैं, वो आप खुद वीडियो दिखाते हैं, वज़ीर आज़म हो या इनके कोई और लोग हो। इमरान खान ने कहा था कि वो जब बैरून मुल्क सरकारी दौरों पर जाएगा तो वो कमर्शियल फ़्लाइट्स पे जाएगा। मुझे बताइए कि कितने कमर्शियल फ़्लाइट्स इमरान खान ने यूज़ की हैं। इमरान खान ने ये कहा था कि वो वज़ीर आज़म बनने के बाद वज़ीर आज़म हाउस में नहीं रहेगा। मुझे बताइए कि क्या इमरान खान ने अपने इस वादे को पूरा किया। इमरान खान ने यह भी कहा था कि वो 100 दिन शायद दौरे पे नहीं जाएगा, लेकिन मेरा ख्याल है शायद चला गया था, मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है। इमरान खान ने यह कहा था कि वो हुकूमत में आने के बाद पेट्रोल की कीमतों में कमी करेगा। 87 रुपये का पेट्रोल था जब इमरान खान हुकूमत में आया था और आज पेट्रोल की कीमत दुगनी है। ये इमरान खान का वादा था। इमरान खान ने कहा था कि कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने कभी कर्जे नहीं लिए थे, मैं भी नहीं लूँगा। तो मैंने आपको बताया कि इमरान खान ने अपने 3.5 सालों में उतने कर्जे ले लिए जितने पाकिस्तान की सारी हुकूमतों में 70 सालों में नहीं लिए थे। इन्होंने 3.5 साल में ले लिए। इमरान खान ने सीपेक के लिए कहा था, लेकिन सीपेक को भी उन्होंने नुकसान पहुंचाया, आगे नहीं बढ़ाया। बलूचिस्तान में उन्होंने कहा था कि मेरी कंसिलिएशन ड्राइव शुरू करूंगा। मुझे बताइए कि उसका क्या हुआ है। इमरान खान ने कहा था कि मैं ऑस्टेरिटी ड्राइव शुरू करूंगा, अखराजात में कमी करूंगा, सादगी करूंगा। ज़रा बताइए कि क्या इमरान खान के वज़ीर आज़म हाउस के अखराजात में कितना इजाफा हुआ जब वो आकर बने। यू टर्न उन्होंने कितने लिए, उसमें मैं नहीं जाता हूँ, हर चीज़ पे उसने जो है वो यू टर्न लिया था। उसने कहा था कि मैं जुडिशल रिफॉर्म्स लेकर आऊँगा और बहुत इनकलाबी इक़दाम करूँगा ताकि लोगों के जो केसेस हैं वो जल्द से जल्द ख़त्म हो जाएँ। इमरान खान ने गवर्नमेंट के जो सरकारी स्कूल हैं उनको रिफॉर्म करने की बात की थी। वो उसने क्या किया। इमरान खान ने वादा किया था कि वो किसी बैनुल अक़वामी इदारे से कर्ज़ा और इमदाद नहीं लेगा, किसी मुल्क से नहीं लेगा। उसका क्या हुआ। इमरान खान ने कहा था कि सिविल सर्विसेज के अंदर किसी किस्म की पॉलिटिकल इंटरफेरेंसेस नहीं होंगी। आज मैं नहीं कह रहा हूँ, इनके अपने लोग, इनके अपने MNAs, इनका एक MNA तो मैंने सुना टीवी पे बैठ के, उसने कहा कि मैंने खुद पंजाब के CM सेक्रेटेरिएट में बैठकर पैसे देकर काम करवाया है। MNA कह रहा है PTI का। हर शख्स जानता है कि पंजाब में डिप्टी कमिश्नर और DPOs के लगने की जो कीमत है वो 3 से 3.5 करोड़ रुपए है पंजाब पूरे में। सियासी बदाखलत ख़त्म करने की बात करते हैं। आपको नहीं पता कि पाक पतन के DPOs के DCs के ट्रांसफ़र कौन करवाता था, कैसे करवाता था। एक DPO जो शुरू में वहाँ से हटाया गया, और ये मैं आपको बताऊं कि वो अच्छा ऑफिसर था, इमरान खान के दौर में उसको कहीं पोस्टिंग नहीं मिली। सिंध हुकूमत ने उसकी रिक्वेजिशन दी कि इसको सिंध में भेज दें, उसको नहीं भेजा गया। ये तो आमतौर पे होता है ना कि अगर रिक्वेजिशन देते हैं कि भाई फलां ऑफिसर हमें दे दें। ये सियासी मदाखलत से पाक हुकूमत के हाल हैं कि क्या बोलते हैं वो, तो सोतन होती है ना, तो ये इमरान खान की सोतन तो नहीं है, वो मानिका साहब क्या है, इनके क्या होते हैं मुझे नहीं पता क्या होते हैं, लेकिन बहरहाल उनका भी इतना चलता है जी कि वो अफसर हट भी गया और आज तक उसको जो है वो पोस्टिंग नहीं मिल सकी है।
तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत हैं जो हम बताना शुरू करेंगे तो पता नहीं कितने घंटे लग जाएंगे। वीडियो क्लिप्स हैं मेरे पास जो उन्होंने दावे किए थे, लेकिन मैं ये सिर्फ चंद चीज़ें इसलिए बताना चाहता हूँ कि जब वो कौम के सामने बड़ी डटाई के साथ खड़े होकर कह रहा था कि मैंने तो पता नहीं क्या क्या कर दिया है, मेरा सवाल ये है कि जो इमरान खान ने वादे किए थे, जो इमरान खान ने दावे किए थे, जो मैंने कुछ आपको बताए, इमरान खान ने ये कहा था पता नहीं 9 रुकनी काबीना कही थी उसने, या पता नहीं 20 रुकनी काबीना कही थी कि मैं बनाऊंगा और उससे सारी चीज़ें 9 रुकनी काबीना। आज इमरान खान की काबीना पाकिस्तान की तारीख की सबसे बड़ी कैबिनेट है और मजाक की बात यह है कि वो स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर बनाता है किसी को भी और उसको कहता है कि ये वजीर के बराबर है। ये नहीं हो सकता, ये हो नहीं सकता है। अदालतों के फैसले मौजूद हैं, रूल्स के मुताबिक नहीं हो सकता, लेकिन वो सारे बने होते और एंजॉय कर रहे होते। तो ये तमाम चीज़ें इस बात को साबित करती हैं कि इमरान खान पाकिस्तान की तारीख़ का नाकाम तरीन वज़ीर आज़म था। और जो लोग कल से ये वावेला कर रहे हैं कि इमरान खान इलेक्शन में जाएगा और 2/3 मेजॉरिटी लेकर आएगा और मकबूल तरीन आदमी है, तो मैं सिर्फ उन लोगों की याद दहानी के लिए बता दूं कि 2018 के इलेक्शन में जो मुतनाज़ा इलेक्शन थे जिसमें पीटीआई के लोगों को ज़बरदस्ती जितवाया गया, पीटीआई में मुख्तलिफ जमातों के लोगों को तोड़ तोड़ कर शामिल करवाया गया, उस 2018 के इलेक्शन में पीटीआई को कोई 1,60,00,000 से ज़ायद वोट पड़े थे। इन तमाम धांधलियों और बदमाशियों के बाद 1,60,00,000 के करीब, थोड़ा से ज़ायद वोट पड़े थे इससे। और जो पीटीआई की मुखालिफत में वोट पड़े थे, यानी जो और जमातों ने लिए थे, वो 3,40,00,000 से ज़्यादा वोट था। मतलब पीटीआई से दुगने वोट, जितने पीटीआई ने वोट दिए थे उससे दुगने वोट जो हैं वो पीटीआई के अलावा दीगर जमातों को पड़े थे। और अगर सिर्फ पीडीएम में शामिल जमातें और पीपल्स पार्टी को शामिल कर लें, जो इस वक्त फ्रंट लाइन पर अपोजिशन पार्टीज़ हैं, मैं उनकी इत्तेहादियों को भी निकाल देता हूँ, जो फ्रंट लाइन पर अपोजिशन पार्टीज़ हैं, उनके कोई 2,34,00,000 वोट हैं। इमरान खान की जमात से ज़्यादा वोट उनके हैं। तो 18 के इलेक्शन में भी अगर उसका डेटा आप उठा के देख लें, उस वक्त भी पीटीआई के पास पाकिस्तान में पॉपुलैरिटी सबसे ज़्यादा नहीं थी, कम थी। और आज जब पीटीआई की हम बात करते हैं, जब 3.5 बरसों में इस मुल्क में होने वाले ज़िमनी इलेक्शंस पीटीआई हारती रही और आखिरी 1 बरस में तो सवाए एक के सब हारे हैं, ये अपनी जीती हुई सीटें हारे हैं, ये कैंटोनमेंट बोर्ड के इलेक्शंस हारे हैं ये। और आज अगर ये पॉपुलैरिटी का दावा करते हैं तो ये सिवाय खुशफहमी के, झूठ के कुछ भी नहीं है। कल इमरान खान ने जो ये दावे करता था कि मैं इन सबको रुलाऊंगा, ये कहता था ना मैं रुलाऊंगा सबको, इमरान खान पिछले 10 दिनों से दाढ़ें मार मार कर रो रहा है। इमरान खान लोगों के पैर पकड़ रहा है। इमरान खान अपनी नाव पर अपना माथा घसीट रहा है लोगों के कदमों में कि मुझे बचा लो, मुझे बचा लो। इमरान खान जो जिस किस्म की बातें कर रहा था कल, एक बहुत बड़ा सवाल भी उठता है उससे। उसने कहा कि इस मुल्क के ख़िलाफ़ एक बैनुल अक़वामी साजिश हो रही है, और उसने कहा कि मुझे 3 महीनों से पता था कि ये साजिश हो रही है, 3 महीनों से। सवाल ये पैदा होता है कि जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के ओहदे पर शख्स फायज हो, उसे 3 महीने से ये पता हो कि पाकिस्तान के ख़िलाफ़ साजिश हो रही है, तो वो खामोश क्यों रहा? उसने उस साजिश को बेनकाब क्यों नहीं किया? उसने उस साजिश को नाकाम बनाने के लिए कौम को एतमाद में क्यों नहीं लिया? देखिए, एक चीज़ समझने की ज़रूरत है। इमरान खान के ख़िलाफ़ साजिश एक अलग चीज़ है, मुल्क के ख़िलाफ़ साजिश एक अलग चीज़ है। मेरी ज़ात के ख़िलाफ़ कोई साजिश हो, उसकी कोई अलग अहमियत और हैसियत है। मुल्क के ख़िलाफ़ जब साजिश होती है तो उसकी अहमियत और हैसियत अलग हो जाती है। अगर तो इमरान खान के ख़िलाफ़ उसको हटाने के लिए कोई काम हो रहा है तो हमें उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वज़ीर आज़म आते हैं, वज़ीर आज़म जाते हैं। लेकिन मुल्क ने, कौम ने, रियासत ने रहना होता है।
वज़ीर आज़म ने अगर उस साजिश के ऊपर खामोशी इख्तियार की है तो वज़ीर आज़म उस साजिश का हिस्सा है, वज़ीर आज़म उस साजिश में शामिल है। वज़ीर आज़म से इस बात पे जवाब तलबी होनी चाहिए कि वो कौन सी साजिश थी जो मुल्क के ख़िलाफ़ हो रही थी और तुम उस पर चुप रहे हो। मैं ये समझता हूँ कि कल के जलसे में जो सबसे बड़ा सरप्राइज़ था वो ये था कि पहली मरतबा मगरिब के वक्त फजर की अज़ान हुई और मतलब हालत तो देखिए ना, आलम देखें आप। वो आदमी मज़हब का ठेकेदार बना हुआ है, वो आदमी हर तकरीर में पूरी दुनिया के मुसलमानों को इस्लाम पढ़ाता है, बताता है कि हमारा मज़हब क्या कहता है। वो आदमी जिसने खुद सारी ज़िंदगी मजहबी अहकामात की धज्जियाँ उड़ाई हैं, मज़हब ने जिस जिस काम से मना किया इमरान खान ने वो काम डट कर किया, आज भी कर रहा है इमरान खान। देखें, मैं अगर खुद सिगरेट पी रहा हूँ ना तो मुझे ये अखलाकी तौर पर हक नहीं है कि मैं किसी को कहूँ कि तुम सिगरेट मत पिया करो। मैं कह सकता हूँ इसलिए कि मैं नहीं पीता हूँ, तो मुझे हक है मैं कहूँ भाई ये बुरी चीज़ें मत करो। लेकिन वो सारे धंधे, वो करतूत जिससे मज़हब हमें रोकता है, वो इमरान खुद सब करता हो, खुलम खुला करता हो। इनके अपने साथी जो इसके सहूलतकार हैं वो खुद बताते हो कि हाँ ये काम करता है और हम सहूलतकार हैं। वो माइक के सामने खड़ा होकर लोगों को दर्ज देना शुरू कर दे और पता नहीं कौन कौन से हवाले देते हैं, उसको खुद भी नहीं पता उसको कि जो बातें वो कर रहे हैं वो हैं क्या, मज़हब उसके मुतालिक कहता क्या है। तो इमरान खान के अंदर इससे बड़ी मुनाफिकत, इससे बड़ा झूठ, इससे बड़ा धोखा कोई हो नहीं सकता कि जब आपके पल्ले कुछ नहीं बचता तो आप मज़हब के झूठे हवाले देकर लोगों को गुमराह करने की और उनके जज्बात से खेलने की कोशिश करते हैं। इमरान खान का चल चलाव हो गया है और आज तकरीर जो उसने की उससे भी ज़ाहिर हो गया। लेकिन आज कौमी असम्बली का जो इजलास होगा उसमें इमरान खान की हुकूमत का जो है वो इंशाअल्लाह ताला जनाजा पढ़ा जाएगा। और इमरान खान अगर शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के हवाले देता है तो एक बात उसको समझ में आनी चाहिए कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने एक टूटे हुए पाकिस्तान को संभाला था, एक बिखरे हुए पाकिस्तान को संभाला था, एक उजड़े हुए पाकिस्तान को संभाला था। उस पाकिस्तान को नहीं जो कायदे मोहम्मद अली जिन्ना ने बनाया था, उस पाकिस्तान को जो दो टुकड़े हो गया था। जो कौम डीमोरलाइज थी, जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने उस कौम को एक नया मॉरल दिया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पाकिस्तान को एटमी ताकत बनाया, इसलिए दुनिया उसकी दुश्मन हुई। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने दुनिया के मुसलमानों को इकट्ठा करके एक ताकत बनाया जब दुनिया उसके मुखालिफ थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ को एक साथ किया, एक ब्लॉक बनाने की बात की, इसलिए दुनिया की बड़ी ताकतें उसके खिलाफ थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो उस वक्त दुनिया की बड़ी ताकतों को चैलेंज कर रहा था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के लोगों को आवाज़ दी थी। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क के लोगों को उनकी हैसियत और जो औकात थी उसका एहसास कराया था। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने इस मुल्क में सरमायादारों के ख़िलाफ़, जागीरदारों के ख़िलाफ़ एक जो एलीट क्लास थी, जो गरीब को एक बहुत निचले दर्जे का शहरी समझती थी, उसको उनके बराबर ला के खड़ा किया था। इमरान की हैसियत क्या है? इमरान खान जुल्फ़िकार अली भुट्टो के जूते की राख के बराबर भी नहीं है। और इमरान खान जैसा डफर और नालायक वज़ीर आज़म अगर किसी मुल्क का हो तो आपकी जो दुश्मन ताकतें होती हैं वो खुश होती हैं कि एक नालायक हुक्मरान बैठा है हमारे दुश्मन मुल्क के अंदर, या जैसे मुल्क के अंदर जिसको पसंद नहीं करते हैं। तो तुम तो भाई लोगों के लिए एक लॉटरी थे। तुम तो सूट करते हो मोदी को, तुम तो सूट करते हो अमेरिका को, तुम सूट करते हो ताकतों को, इसलिए कि तुम एक कमज़ोर और नालायक वज़ीर आज़म हो। तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनने के लिए जान देनी पड़ती है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनने के लिए दुनिया की ताकतों को चैलेंज करना पड़ता है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो बनने के लिए जो सलाखें होती हैं उसको तो छोड़ें, जो सजाए मौत के कैदी जिस खोली में ज़िंदगी गुजारते हैं उसमें जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने ज़िंदगी गुजारी है। तुम तो खुद बड़े फ़ख्र से बताते हो कि मैं तो दीवार फलांग के भाग गया था जब पुलिस मुझे पकड़ने आई थी।
तुम तो खुद कहते हो कि अगर मुझे जेल में डाल दिया जाए तो मैं तो कान पकड़ूंगा, तौबा करूंगा, जान छुड़ाऊंगा। ये सारी उसकी बातें थी। तो मैं ये समझता हूँ कि इमरान खान के जो मर्सी थे वो ख़त्म हो गए। इमरान खान पाकिस्तान की तारीख का हिस्सा बनने वाला है। इमरान खान की हुकूमत के साथ साथ PTI भी ख़त्म होने वाली है। इमरान खान के साथ जो लोग बैठे हैं, आज भी मैं आपको कह रहा हूँ कि जो लोग साथ बैठे हैं वो लोग भी इमरान खान के साथ नहीं। बस अच्छा, ये बता दें कि ये फरमाइए कि कल ये भी कहा गया कि मौलाना फजल रहमान भुट्टो साहब के जो आलमी साजिश बनी थी उनके असैसिनेशन करने की और जो अदालती कत्ल था उसमें वो शरीक थे और अब मकतूल और कातिल साथ हैं, तो इसकी वजाहत करें कि क्या वाकई मौलाना फजल रहमान उस वक्त इस साजिश में इन्वॉल्व थे या नहीं थे? इमरान खान को पाकिस्तान की तारीख का भी उतना ही पता है जितना उसको उर्दू का पता है, जितना दुनिया के जोग्राफिया का पता है। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत जो है वो 1977 में ख़त्म हुई और PNA की तहरीक चली थी जिसमें सारी जमातें शामिल थी पीपल्स पार्टी के अलावा। ज़ियाउल हक ने 90 दिन में इलेक्शन का वादा किया, इलेक्शन का वादा पूरा नहीं हुआ, वो खींचता गया। फिर उसके बाद एक MRD बनी और MRD के अंदर वो सारी जमातें शामिल थी, जो तकरीबन सारी जमातें शामिल थी, एक दो को छोड़ के, जो PNA में शामिल थी। और उन जमातों ने मिलकर ये फैसला किया कि इस मुल्क में ज़ियाउल हक की आमरीत के खिलाफ जिद्दोजहद करनी और इस मुल्क में जमहूरियत को बहाल करना है। और उन लोगों ने अपनी गलतियां तस्लीम की। उन लोगों ने जब पीपल्स पार्टी की सरबराही कबूल की MRD में और उसका हिस्सा बने और बेगम नुसरत भुट्टो उसकी सरबराह बनी, तो उन्होंने तस्लीम किया कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत के खिलाफ, शेख जुल्फ़िकार अली भुट्टो की हुकूमत के खिलाफ जिस तहरीक का वो हिस्सा थे वो गलत थी। उन्होंने किया, तो तारीख का हिस्सा है ना भाई, इमरान ने पढ़ी नहीं होगी तो ये नहीं, जमातें थी ना, जमातें तो ये थी ना, जमातें तो थी, इनके वालिद जमातें थी सारी। तो मैं ये कह रहा हूँ ना कि इमरान खान को पाकिस्तान की तारीख का कुछ नहीं पता, इसलिए वो उतनी बात करे जितना उसको पता है। पीपल्स पार्टी की ये हिस्ट्री है कि हमने बहुत बड़े बड़े नुकसानात उठाए। शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो का नुकसान उठाया, शहीद बीबी का नुकसान उठाया, उनकी कई बरस उनके जेलों में कटे, उन पर झूठे मुकदमात बने। लेकिन इस मुल्क में जब जमहूरियत की बात आती है, जब पार्लियामेंट की बालादस्ती की बात आती है, जब आवाम के हक हाकमियत की बात आती है, जब आइन की बालादस्ती की बात आती है, तो पीपल्स पार्टी की क़यादत ने अपने उन सारे दुखों को, तकलीफ़ों को, रंजों को एक तरफ रखा है। हम PNA की जमातों के साथ MRD में भी रहे, हम नवाज शरीफ के साथ ARD में भी रहे, हमने नवाज शरीफ के साथ मिलकर भी मुशर्रफ के खिलाफ जिद्दोजहद की, उस नवाज शरीफ के खिलाफ जिसके ऊपर ये इल्ज़ाम था कि उसने पीपल्स पार्टी की क़यादत के खिलाफ केसेस बनवाए। तो यहाँ एक बहुत वाज़ेह चीज़ है कि जहाँ इस मुल्क में जमहूरियत की बात होगी, जहाँ इस मुल्क में आइन और कानून और पार्लियामेंट की अदालत की बालादस्ती की बात होगी, इस मुल्क में इज़हार राय की आज़ादी की बात होगी, पीपल्स पार्टी तमाम सियासी जमातों के साथ खड़ी होती है। अच्छा, ये बता दें कि जो लग रहा है जो मूवमेंट हो रहा है, खासतौर पर जो इत्यादी जमातें हैं और खुद वो जो है ना PTI के अरकान कौमी असम्बली जो आपसे मिले हुए, लग रहा है कि जो है ना ये अदम-ए-एतमाद की तहरीक कामयाब होगी। लेकिन उसके बाद आप ये मुझे बता दें कि अपोजिशन जमातों के पास क्या ऐसा फार्मूला है कि जो ये मसाइल का जो दलदल बना हुआ है मुल्क, उसको किस तरह निकालेगी? क्योंकि हमें जो लग रहा है कि जो अपोजिशन जमातें हैं वो खुद चूचू का मुरब्बा हैं, मतलब उनमें कोई सियासी और नज़रियाती मुताबिकत नहीं है आपस में। तो किस तरह इस मसाइल के दलदल से निकाला जाएगा अगर वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम-ए-एतमाद की तहरीक कामयाब हुई? देखें, पहली बात तो ये है कि इमरान खान जितना नालायक आदमी अगर इस मुल्क को बहुत बड़े बहरानों में धकेल के जाएगा तो ये किसी भी आने वाली हुकूमत के लिए आसान तो नहीं होगा ना कि अगले दिन से चीज़ें ठीक हो जाएं। लेकिन एक चीज़ का आपको भी पता है और मुझे भी पता है कि अपोजिशन जमातों की जो लीडरशिप है इमरान खान से 1 गुना 2 गुना नहीं 1000 गुना जो है वो पॉलिटिकली ज़्यादा मैच्योर है और वो मुल्क के हालात और मामलात को ज़्यादा बेहतर समझते हैं। मैं सबकी बात कर रहा हूँ जो अपोजिशन में सब बड़ी लीडरशिप है। एक चीज़ आपको याद कराऊँ कि जब इमरान खान वज़ीर आज़म बना था तो बावजूद बहुत शदीद रिजर्वेशंस के
आसिफ अली जरदारी साहब ने, बिलावल भुट्टो जरदारी ने, शहबाज शरीफ ने असेंबली में खड़े होकर ये कहा था कि आइए मिलकर एक चार्टर ऑफ इकोनॉमी बनाते हैं और मिलकर इस मुल्क के लोगों को बहरान से निकालते हैं, इस मुल्क के हालात को ठीक करते हैं। इमरान खान ने उस ऑफ़र को तस्लीम नहीं किया, बल्कि वो अपोजिशन के लोगों के पीछे पड़ गए और कहा कि मैं उनको छोड़ूंगा। आज अगर इस मुल्क में बहरान हैं तो इसकी ज़िम्मेदार अपोजिशन ही इमरान खान है, और जब नई हुकूमत बनेगी तो मुझे यकीन है, देखिए कल का कोई कुछ नहीं कह सकता, मैं भी 100% यकीन से तो नहीं कह सकता कि क्या होगा, लेकिन उम्मीद है कि जो पॉलिटिकल मैच्योरिटी हमें नज़र आ रही है सियासी जमातों में, वो ना सिर्फ ये कि जो पार्लियामेंट का एक रोल है किसी भी जमहूरियत के अंदर, उसको बहाल करने की जद्दोजहद करनी है, आपने आइन की बालादस्ती को रिस्टोर करना है, आपने इस मुल्क की मईशत को ठीक करना है, तो वो मुझे उम्मीद है कि जो डायरेक्शन है वो ठीक हो जाएगी, और जब सारी सियासी जमातें मिल के कोशिश करेंगी तो उसके नताइज भी बेहतर निकलेंगे। और बैनुल-अक़वामी तौर पर भी पाकिस्तान को जिस तरह इमरान खान ने एक तनाई में धकेल दिया है, ये सारी सियासी जमातें मिलकर जब आगे बढ़ेंगी तो हम उस खारजा पॉलिसी के मास पर जो बैनुल-अक़वामी तनाई का शिकार हैं उससे हम निकलेंगे, तो उसका भी बहुत फ़ायदा होगा। एक सेकंड सईद साहब, मेरी गुजारिश ये है कि आपकी इस जैसे सवाल की बात, आपकी जो बातचीत हुई है मुख्तलिफ जमातों से, स्पेशली सिंध के हवाले से, खेल से, तो वो बातचीत कहाँ तक पहुँची है? वो अभी पते आप जाहिर करेंगे या कोई बताएंगे कि आपकी वो किन किन इशूज़ की जो है वो मुताबिक? देखें, मैं इस पर पहले भी बात कर चुका हूँ, लेकिन फिर कर देता हूँ। हो सकता है कि सारी चीज़ें मुझे याद ना भी हो, लेकिन जो चीज़ें मुझे याद हैं मैं आपके सामने रख देता हूँ। देखें, एक तो ये बात मैंने पहले भी कही और ये बात एमक्यू ने भी कही, तो ज़ाहिर है कि मेरी और उनकी बात में फ़र्क नहीं है, तो ये इससे साबित होता है कि बात दोनों तरफ से दुरुस्त है। एमक्यू ने सिंध हुकूमत में शामिल होने के लिए या वजारतें मांगने के लिए कोई मुतालबा नहीं किया। जो बातें उन्होंने कही, उन्होंने कहा कि लोकल गवर्नमेंट का जो कानून है उसको सुप्रीम कोर्ट के फैसले के मुताबिक अमेंड करें। हम पहले ही कर रहे थे, हमने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को चैलेंज नहीं किया, हम करने को तैयार हैं, कोई इशू नहीं है इसमें। एमक्यूएम ने कहा कि सूबा सिंध में जाली डोमिसाइल बनने का इशू है। ये इशू एमक्यूएम का नहीं, ये इशू हमारा भी है, आपका भी है, सबका है। अगर वो कहते हैं कि जी इसको ट्रांसपेरेंट बनाया जाना चाहिए, जो गलत बन गए उनको कैंसिल होना चाहिए और मैकेनिज्म ऐसा हो कि आइंदा ये ना बने, हमें कोई इशू नहीं है, हम उस पर भी काम करने को तैयार हैं। एमक्यूएम का ये ख्याल है, जो मेरी राय में शायद दुरुस्त परसेप्शन नहीं है, वो ये कहते हैं कि जी एक नंबर उन्होंने बताया जो शायद मैं उसे भी डिसएग्री करता हूँ कि जी इतनी नौकरियाँ जो है पिछले कुछ बरसों में सूबा सिंध में दी गई हैं, उसमें वो जो 60 और 40 का रेशो है अर्बन और रूरल का, वो नज़रअंदाज हुआ है। हमने कहा जी जो डेटा आपके पास है बैठ के उसको देख लेते हैं, अगर इसमें आपकी रिजर्वेशंस ठीक है तो हम उसको दुरुस्त करने को तैयार हैं। 60-40 का जो रेशियो है अर्बन रूरल का, उसको इम्प्लीमेंट होना चाहिए, इसमें कोई इशू नहीं है। उन्होंने कहा कि प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनना चाहिए, उस पर भी हम पहले ही आगे बढ़ चुके हैं, हम वो बना रहे हैं। उन्होंने इसी तरह की चीज़ें कही हैं जो मजमूई तौर पर इस तरह की हैं जिस पे हमें उसूली तौर पर कोई इख्तलाफ नहीं है। अब ज़ाहिर है जब बैठ के आप मीटिंग्स करते हैं, कुछ चीज़ें सामने आती हैं, उस पर कुछ वो कहेंगे, कुछ हम कहेंगे, ज़ाहिर है बात आगे बढ़ेगी, लेकिन जो बुनियादी चीज़ जिस पे इत्तफाक उन्होंने भी किया, हमने भी किया, इन तमाम चीज़ों से हटके कि पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम के दरमियान एक लॉन्ग टर्म वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए। वो हमारे साथ हुकूमत में शामिल होते हैं, नहीं होते हैं, नो कॉन्फिडेंस के साथ आते हैं, नहीं आते हैं, लेकिन एक वर्किंग रिलेशनशिप होनी चाहिए और उस पर हमने इत्तफाक कर लिया है। बिलावल साहब ने भी इत्तफाक किया, आसिफ साहब ने भी इत्तफाक किया और एमक्यू ने भी इत्तफाक किया। तो मेरी राय में जो जिन मीटिंग्स में मैं शामिल रहा हूँ, मैं उन मीटिंग्स को बहुत कारआमद समझता हूँ, बहुत अच्छे माहौल में हुई हैं और उसका नतीजा जो है वो अच्छा ही निकलेगा। एक मिनट जी, आज से महीना दो पहले आप कहते रहे कि ये अल्ताफ हुसैन बनना चाहते हैं, दहशतगर्द है और ये लोगों को कत्ल करना चाहते हैं, शहर का माहौल खराब करना चाहते हैं कि बाप का शहर नहीं है। अब इसी एमक्यूएम के बाप का शहर नहीं रहेगा, ये दहशतगर्द नहीं रहेंगे जिनको आप कह रहे थे कि ये अल्ताफ हुसैन बनना चाहते हैं, अब ये अल्ताफ हुसैन बनने की हरकतें नहीं करेंगे। देखें, जब मैंने ये बातें कही है ना, मैंने साथ में एक और बात भी कही है हमेशा
मैंने हमेशा ये कहा कि अगर कोई ये कहता है कि एमक्यूएम ख़त्म हो गई है तो या एमक्यूएम का वोट में ख़त्म हो गया तो ये गलत है। एमक्यूएम एक हकीकत है, उनको वोट मिलता है और ये अलग बात है कि जी 2-2, 3-3 लाख नहीं मिलता, लेकिन चले 60,000, 70,000 मिल जाता है। वो कुछ सीटें जीतते हैं, कराची से भी जीतते हैं, हैदराबाद से भी जीतते हैं। अब अगर मैं कहूँ कि जी नहीं, मैं तो मानता ही नहीं जो ये जीत गए, तो मुझसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं है। जो उनका मैंडेट है, जो उनका पॉलिटिकल रोल है, उसको हम तस्लीम करते हैं और हमें तस्लीम करना चाहिए। अगर एमक्यूएम ने कोई ऐसी हरकतें की हैं जिसके खिलाफ कानून के मुताबिक कार्रवाई होनी चाहिए, वो हुई है, आइंदा करेंगे तब भी होगी। तो जहाँ तक एमक्यूएम के पॉलिटिकल रोल की बात है, उसको शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहबा ने भी हमेशा तस्लीम किया। वो भी कहती थी कि एमक्यूएम के 2 विंग हैं। अल्ताफ़ हुसैन के वक्त में, तो मैं तो बीबी शहीद के वक्त की बात कर रहा हूँ, कि एक मिलिटेंट विंग है जिससे हमने बात नहीं करनी है, एक इनका पॉलिटिकल विंग है, एक पॉलिटिकल रोल है जिससे हमने बात करनी है, जिसको हमने एंगेज करना है, जिसको हमने स्पेस देनी है। जब लंदन में एपीडीएम बनी, ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस हुई, तमाम जमातों ने इत्तेफाक से ये कहा कि एमक्यूएम के साथ कोई जमात जो है आइंदा बात नहीं करेगी, हुकूमत का हिस्सा नहीं बनाएगी। हालांकि पीपल्स पार्टी के सबसे ज़्यादा झगड़े थे एमक्यूएम के साथ, लेकिन पीपल्स पार्टी उस करारदाद का हिस्सा नहीं बनी। इसलिए हम ये समझते थे कि अगर कहीं किसी का पॉलिटिकल स्टेक है, जितना उनका रोल है, जितनी उनकी स्पेस है, उनको हमें मानना चाहिए। तो अगर आज एमक्यूएम एक पॉलिटिकल डायलॉग के ज़रिए पीपल्स पार्टी के साथ इंगेज हो रही है, तो मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छी बात है। इसका ये मतलब कतई नहीं है कि अगर एमक्यूएम के कुछ लोग वो सारे काम करें जो अल्ताफ़ हुसैन उनसे करवाता था, हम उस पर आँख बंद करके बैठ जाएंगे। अगर वो होगा हम फिर भी उसके खिलाफ बोलेंगे, मैं उसके खिलाफ बात करूँगा। अच्छा सईद साहब, शबीर, बताइएगा एक कि जो मुतारिफ अराकीन थे, सिंध हाउस में ठहराए हुए थे, वो आजकल कहाँ हैं? वो पीपल्स पार्टी की हिफाजत में है या कहीं और जगह पे हैं? फवाद चौधरी की ये दावा है कि 4 लोग उनमें से वापस आ गए हैं, उनमें रमेश कुमार भी है जिसने फिर रब्ता किया है पीटीआई से। एक बात तो ये बता दें। दूसरा ये कि ये इत्तेहादी आखिर ऐलान क्यों नहीं कर देते काफ लीग और एमक्यूएम वाले के हमने हुकूमत छोड़ दी? 2-3 चीज़ें पूछिए, अगर कोई रह जाए तो मुझे याद करेगा। देखिए, पहली बात तो ये है कि पार्लियामेंट लॉजिस पर इस्लामाबाद पुलिस के ज़रिए जो चढ़ाई हुई थी, आपके मीडिया ने दिखाई, चैनल्स ने दिखाई क्या कुछ हुआ। वहाँ MNAs गिरफ्तार हुए, पार्लियामेंटेरियंस पर तशद्दुद हुआ, उनके लॉजिस में तोड़फोड़ की गई, JUI के कारकुन गिरफ्तार हुए और उसके बाद दबाव पड़ा तो छोड़ दिए गए। उस सूरत हाल के बाद वहाँ वो MNAs जो अपने आप को गैर महफूज समझ रहे थे, उन्होंने ये मुनासिब समझाया कि वो अपने आप को किसी बेहतर जगह पे शिफ्ट कर लें। वो सिंध हाउस आ गए, अपनी मर्जी से आ गए, सारे नहीं आए, कुछ आ गए। सिंध हाउस पर हमला हुआ, उसके बाद या उससे पहले ही, शायद उससे पहले ही कई लोग वहाँ से चले गए। कोई अपने लॉजेस में चले गए, कोई अपने घरों में चले गए, कोई अपने इलाकों में चले गए, मुझे नहीं पता कोई कहाँ गया। मुख्तलिफ जगहों पर लोग चले गए, सिंध हाउस से वो चले गए। अब सिर्फ सिंध हाउस में रहने की बुनियाद पर अगर आप इल्ज़ाम लगाएंगे कि जी ये कोई पैसे दे रहे हैं, हमने कैद में रखा हुआ है, तो वो लोग आ गए, आपके मीडिया गई, आपके एंकर्स गए, सबसे उन्होंने बात की, सब उन्होंने खुल के बता दिया। मैं फिर कह रहा हूँ, बार बार कह रहा हूँ, और अब तक अल्लाह का शुक्र है मेरी कोई बात गलत साबित नहीं हुई है, सब बातें ठीक साबित हुई कि कोई 13-14 लोग थे जो मीडिया पे आए थे। मैं आज आपको कह रहा हूँ कि तादाद ज़्यादा है, तादाद ज़्यादा है। मैं आपको आज कह रहा हूँ कि जो फवाद चौधरी कह रहा है ना 4 लोग आ गए हैं, मुझे नहीं पता कौन है, जिनके अगर नाम एक तो आपने लिया, बाकी भी ले लें। मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, आप उनको फ़ोन करें, उनसे पूछ लीजिए कि आप इमरान के साथ हैं या नहीं हैं, वो आपको बता देंगे। मेरी मालूमात के मुताबिक उनमें से जाना तो दूर की बात है, और बहुत सारे लोग हैं जो आ रहे हैं। इत्तेहादीज़ की जो बात आपने की कि एलाइज़ की, देखिए वो उनकी अपनी चॉइस है, अपनी मर्ज़ी है कि वो ऐलान कब करते हैं। लेकिन ये बात मैं आपको 100% यकीन से कह रहा हूँ कि ना PMLQ उनके साथ जा रही है, ना MQM उनके साथ जा रही है, ना बलूचिस्तान अवामी पार्टी उनके साथ जा रही है, और शायद GDA के भी अक्सर लोग उनके साथ नहीं जाएंगे। तो ये जो 172 का नंबर है, वो इत्तेहादियों के साथ भी इमरान के पास आज नहीं है। जब इत्तेहादी निकल आएंगे तो फिर तो बिल्कुल ही इमरान खान के साथ नहीं है। और मैं आपको बता दूं कि ऑपोजिशन के पास मेरा अंदाज़ा ये है कि 200 से ज़्यादा जो है
वो मेंबर्स इस वक्त असम्बली के अंदर हैं। अच्छा सही पे ये बता दें इसके ये ये बड़ा है तुमसे उम्र में यार। इमरान खान की हुकूमत पर करप्शन के भी इल्जाम आपकी तरफ से लगाए गए, तो जहांगीर तरीन जिसके खिलाफ इंक्वायरी मौजूद है और इसी तरह अलीम खान और बहुत सारी एक तवील फहरिस्त है, अगर ये लोग उनको छोड़ के कल को फिर आपको या नून लीग को ज्वाइन करते हैं तो उनके खिलाफ जो इल्जाम हैं, जो तहकीकात होनी है, जो उनसे करप्शन के पैसे वसूल होने हैं, क्या वो सारे किस्से दब जाएंगे? क्या होगा मुस्तकबिल की, क्या स्ट्रेटेजी है अपोजिशन जमातों के पास? देखिए इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है, बड़ा वाजे स्टांस है पीपल्स पार्टी का कि अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए और तमाम लोगों की होनी चाहिए। ये जो जजेस की अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म अलग है, फौज की अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म अलग है, सियासतदानों की अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म अलग है, ब्यूरोक्रेसी की अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म अलग है। अगर आप ये अलग अलग चीज़ें करेंगे तो ये डिस्क्रिमिनेशन है जो हमारे आइन के जो बुनियादी रूल उसके खिलाफ है। हम ये कहते हैं कि अकाउंटेबिलिटी का मैकेनिज्म हो, कानून हो, एक हो और तमाम लोगों के खिलाफ, चाहे वो किसी भी इदारे से हों, किसी भी शोबे में हों, अगर उनके ऊपर करप्शन के एलिगेशंस हैं तो इंसाफ के बुनियादी उसूलों के मुताबिक उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उसमें पीपल्स पार्टी का कोई आदमी हो, नून का कोई आदमी हो, ब्यूरोक्रेसी का कोई आदमी हो, फौज का कोई आदमी हो, अदलिया का कोई आदमी हो, सहाफ़त का कोई आदमी हो, उनके खिलाफ यकसां कार्रवाई होनी चाहिए। तो अब अगर जहांगीर तरीन है, अलीम खान है, वो कहीं भी जाते हैं, उनके खिलाफ अगर शवायद हैं, चीज़ें हैं तो कार्रवाई बिल्कुल होनी चाहिए। आपने एमकेएम के हवाले से बताया कि उन्होंने जो भी मुतालबात आपके सामने रखे, लेकिन आपने अपने साथ शामिल करने के लिए क्या क्या ऑफरें दी हैं और कौन से ऑफर दिया उन्होंने? देखिए मैंने तो वो सारी चीज़ें आपको मोटी मोटी चीज़ें जो थी वो बता दी कि जो उन्होंने कही थी जिससे हमने इत्तफाक किया है। अब ज़ाहिर है कि हमारी तो मैंने भी ये राय दी है कि अगर तो एमक्यूएम के साथ कोई हमारी लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप बनती है तो हम मिलजुल के चलना चाहते हैं, तो इसमें सूबे सिंध का मफाद है, इंटरेस्ट इसमें हमारा है कि हम चलें। इसलिए कि जब सिंध की दो जो जेन्युइन पॉलिटिकल फोर्सेस हैं वो आपस में लड़ती हैं तो सूबा सिंध को नुकसान होता है, ख़ास तौर पे जो अर्बन एरियाज़ हैं उसको नुकसान होता है। और अगर एमक्यूएम हमारे साथ हुकूमत में शामिल हो जाएगी तो उसका फ़ायदा होगा सूबा सिंध को भी, इसलिए कि कोई रिप्रेजेंटेटिव पार्टी जो सूबा सिंध के लोगों की अर्बन एरियाज़ की ख़ास तौर पे है तो वो अपना किरदार अदा करेगी। तो अब ऑफ़र हमने क्या किया, हमने तो कोई ऑफ़र नहीं की, उन्होंने कुछ चीज़ें बताई थी जिससे हमने इत्तफाक कर लिया है। ऑफ़र ये बात है कि मैंने आपको बताया कि उन्होंने नहीं कहा कि हमें हुकूमत में शामिल करो, हमारी तरफ से या मेरी तरफ से या कुछ लोगों की तरफ से ये राय थी कि इनको हुकूमत में शामिल किया जाना चाहिए। अब वो उनकी मर्जी, अगर आएंगे तो शामिल हो जाएंगे, नहीं आएंगे तो नहीं होंगे। असलम खान साहब, सर आपका बड़ा तवील एक सियासी कैरियर है, हम भी देखते रहे, मुशावरत पीपल्स पार्टी से मुज़ाकरात, ये इनकी सलाहियत और अहलियत में आपको कुछ शक शुबा हो रहा है? काफी और एमकेएम की इतनी मुशावरत की इतने रिश्ते में नहीं होती, नौकरी जगह छोड़ने में नहीं होती, इतनी मुशावरत तो मेरे ख्याल में मैंने ज़्यादा तारीख में नहीं देखी है। उस पर भी कोई तबसरा आपको? देखें अब ये जबर की बात तो है नहीं कि हम उनकी कनपटी पे बंदूक रखे और उन्होंने कहा अभी ऐलान करो, ये तो नहीं हो सकता ना। बातचीत होती है और मैं आपको जब ये यकीन से कह रहा हूँ कि जो बातचीत हुई है, जो मुज़ाकरात हुए हैं, मैं उससे पुरुमीद हूँ 100%। अब ऐलान उन्होंने कब करना है, कहाँ करना है, किस अंदाज में करना है, ये तो उनका हक है ना। मैं तो उनको ज़बरदस्ती नहीं अपने साथ आगे बिठा के कह सकता हूँ, वो उनकी मर्जी है, उनका इख्तियार है। ये मैं नहीं समझता कि हम उस पर वज़ीर-ए-आज़म कल एक लहरा के खत दिखा रहा था, उससे मेरे को कुछ मालूम है कि खत कहाँ से आया? ये किसका परेशान है तो उसमें उसकी काफी आपके पास नहीं है। भाई उसमें ये भी ऐड कर दीजिए कि 10 लाख बंदे तो बुलाने में बहरहाल कामयाब हो गए ना। आप कह रहे हैं उन्होंने वादे वफा नहीं किए। अच्छा। साहब ने उन्होंने निजी मीडिया को कवरेज से रोका था, लेकिन इसमें तो इत्तेफाक करते थे कि बंदे उसको उनके पास आए 10 लाख। खत जो आपने कहा वो लहरा रहा था, मुझे तो वो पर्ची लगी जो वो लिख कर लाया था, जो पढ़ रहा था बड़ी मुश्किल से और बड़ी रुक रुक के उसको पढ़ने में आ रही थी, तो मुझे तो पहली दफ़ा अंदाज़ा हुआ कि बोलने में नहीं, पढ़ने में भी इसकी उर्दू बड़ी कमज़ोर है। तो बाकी जो 10 लाख लोग हैं वो बिल्कुल लाए थे वो, लेकिन वो लोग ज़मीन पे नहीं थे। वो जो
आलम अरवा में कहीं होते हैं ना, वो वहाँ पे थे, वो जो किसी ने पीर फकीर ने कह दिया होगा कि बंदे नज़र नहीं आ रहे लेकिन हैं 10 लाख नहीं, बल्कि किसी ने बताया कि 15-20 लाख हैं, वहाँ जो एक साहब खड़े थे। तो मैं अक्सर कहता हूँ कि ये लोग पता नहीं क्या पीते हैं क्या खाते हैं, इस किस्म की बातें कैसी डटाई से कर लेते हैं कि 10 लाख से ज़्यादा लोग थे। देखें, बुनियादी बात यह है, इससे हट के मेरा अपना अंदाज़ा है 20-25 हज़ार से ज़्यादा लोग नहीं थे, लेकिन अगर चलें 10 लाख नहीं थे 50 लाख थे। लेकिन आईन पाकिस्तान ये कहता है कि वज़ीर आज़म वो होगा जिसके पास असम्बली में 172 मेंबरान की हिमायत हो। आप 17 करोड़ 20 लाख लोग लेकर आ जाएं और आपके पास 172 अरकान कौमी असम्बली नहीं है तो आप वज़ीर आज़म नहीं बन सकते। थैंक यू।